आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखेंगे, जनसंख्या भूगोल। आज हम जनसंख्या भूगोल देखेंगे। जनसंख्या भूगोल के हम मॉडल्स देखेंगे, जो उनके सिद्धांत हैं वो देखेंगे। बाकी का जो डिटेल है कि जनसंख्या का वितरण और प्रजातियां, जनजातियां, वो हम बाद में देखेंगे। अभी पहले हम मॉडल्स देखेंगे। सारे चैप्टर्स के जो ज्योग्राफी में जो भी चैप्टर्स हैं, हम उनके सारे पहले मॉडल्स देख लेंगे, क्योंकि मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिद्धांत, उनसे अक्सर 10-15 क्वेश्चन तो आता ही है किसी भी एग्ज़ाम में। जैसे अभी नेट का एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के मॉडल्स देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे, ये मैंने सिलेबस लिख दिया है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें जनसंख्या संसाधन प्रदेश एकरमैन द्वारा जो दिया गया है, इसमें जनसंख्या संसाधन प्रदेश आएगा। माल्थस का सिद्धांत, ये जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है। सिर्फ माल्थस ही नहीं, इसके अलावा इसमें सैडल, डबलडे, कैस्ट्रो, हेनरी जॉर्ज, ड्यूमा आदि भी आएंगे, हम उन्हें भी देखेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो थॉमसन और नोटेस्टिन का है, हम वो भी देखेंगे। प्रवास संबंधी सिद्धांत इसमें हम देखेंगे, जैसे रेवेंस्टीन का है, जेलेंस्की का है, पुश एंड पुल सिद्धांत ली का है, स्टाउफर का सिद्धांत है। आज हम सारे सिद्धांत भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकरमैन का जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। एकरमैन का जनसंख्या संसाधन प्रदेश। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या संसाधन प्रदेश किसने दिया है, तो एकरमैन ने दिया है। तो इसके हर लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इनका जो जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन और टेक्नोलॉजी का जो सिद्धांत था 1970 में दिया इन्होंने, और अमेरिका की एक पत्रिका थी द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज, इसमें प्रकाशित हुआ था। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज इसमें प्रकाशित हुआ था 1970 में। और इन्होंने उसमें विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया। विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया। पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया, तो उत्तर हो जाएगा 5। चलिए देखते हैं कि वो 5 कौन कौन से हैं। तो पहला है यूनाइटेड स्टेट टाइप, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार। संयुक्त राज्य अमेरिका को आप केंद्र में रख के सोचिए कि वहाँ की स्थितियाँ कैसी होंगी, कि वहाँ की जनसंख्या क्षमता कैसी होगी, संसाधन तथा टेक्नोलॉजी कैसी होगी, जनसंख्या का आकार कैसा होगा, जीवन स्तर कैसा होगा। तो उसे केंद्र में रख के आप सोचेंगे कि वहाँ की जनसंख्या क्षमता उत्तम होगी, संसाधन और तकनीक बहुत उत्तम होंगे, टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो चुका होगा वहाँ पे, और जनसंख्या का आकार कम होगा, जीवन स्तर बहुत हाई होगा। तो जहाँ ऐसे, जिस भी देश में ऐसी कंडीशन होगी, उसे इन्होंने, एकरमैन ने यूनाइटेड स्टेट टाइप में रखा है। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। इनके एग्जाम्पल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे कि न्यूजीलैंड को एकरमैन ने किस प्रकार की जनसंख्या संसाधन प्रदेश में रखा है, तो उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट टाइप। अगले प्रकार को देखते हैं। अगला प्रकार है यूरोपियन टाइप। इसमें यूरोपियन टाइप में कौन कौन से देश आएंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो इसमें पश्चिमी तथा दक्षिणी यूरोप के देश आ जाएंगे। उसके बाद रूस, जापान तथा इजराइल आएगा। इजराइल पे पीजीटी में प्रश्न बन चुका है कि इजराइल को एकरमैन ने किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में रखा, तो इसका उत्तर है यूरोपियन टाइप में रखा है। चलिए आगे देखते हैं। ब्राज़ीलियन टाइप, तीसरा प्रकार इन्होंने दिया। ब्राज़ीलियन टाइप, इसमें इन्होंने ब्राज़ील को रखा, बोलीविया, वेनेजुएला, पराग्वे, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका, क्यूबा तथा इक्वेटोरियल अफ्रीका को रखा है इसमें। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रकार है चाइना या फिर इजिप्ट टाइप, चीन या मिस्र प्रकार। तो इसमें इंडिया भी है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चीन या मिस्र प्रकार, इसमें मिस्र आएगा। जो मैट कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के जो मैट कंट्रीज़ हैं, एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीसिया, मैट कंट्रीज़ आएंगे। यूनान आएगा, चाइना आएगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान।
इसका नाम ही है चाइना या फिर मिस्र टाइप, तो मिस्र तो आएगा, चाइना टाइप भी इसका नाम है तो चाइना भी आएगा। साथ में इसमें देखिए इंडिया और पाकिस्तान भी आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान भी आ रहा है। तो आपसे इंडिया पूछ सकता है कि ये एकरमैन ने जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश डिवाइड किया है तो उसमें इंडिया कौन से प्रकार में आता है। तो चलिए अगला देखते हैं, पांचवा प्रकार। अगला देखते हैं पांचवा है आर्कटिक टाइप। इन्होंने पांचवा दिया है आर्कटिक टाइप। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है उसमें सभी उष्ण और शीतोष्ण मरुस्थल को रखा है। जितने मरुस्थल हैं, उष्ण हो चाहे या फिर शीतोष्ण मरुस्थल हो, सबको रखा है इन्होंने आर्कटिक टाइप में। और संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को रखा है इन्होंने। ग्रीनलैंड, यूरेशिया का उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसका उत्तरी भाग। इस प्रकार इन्होंने जनसंख्या संसाधन प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया है। आपको इनके सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो या एक बार पॉज करके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इनके एग्जाम्पल्स आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जिससे याद रहें। चलिए अगला हमारा सिद्धांत है जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत। जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत थॉमसन और नोटेस्टिन ने दिया। अगर ऑप्शन में दोनों रहता है तो आप थॉमसन को लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले थॉमसन ने दिया था 1929 में जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत। सबसे पहले थॉमसन ने 1929 में दिया, तत्पश्चात इसी में संशोधन करके रिवाइज्ड किया नोटेस्टिन ने 1945 में। 1945 में नोटेस्टिन ने इसे रिवाइज किया। और इनका जो जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत है ये किस आधार पे इन्होंने दिया है तो वो देख लीजिए। इन्होंने फर्टिलिटी पर दिया है, फर्टिलिटी, मॉरलिटी एंड कॉन्सेक्वेंट चेंज ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने प्रजननता पे दिया, मर्त्यता पे दिया, और पॉपुलेशन का जो कॉन्सेक्वेंट चेंज है उस पर इनका जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत आधारित है। इन्होंने जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत में 5 स्टेजेस बताए हैं इन्होंने। अभी आपको हम इसके डायग्राम भी दिखा देंगे। चलिए देखते हैं कि 5 स्टेजेस क्या हैं इनके। ये 5 स्टेज हैं इनके। पहले स्टेज में ये कहते हैं कि जन्म दर बहुत उच्च जन्म दर रहता है और उच्च डेथ रेट रहता है। मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों ही ऊंचा रहेगा, जिससे जनसंख्या स्थिर रहेगी और या फिर बहुत स्लोली बढ़ेगी, बहुत धीमी गति से बढ़ेगी, या फिर जनसंख्या स्थिर रहेगी, ऐसी स्थिति रहेगी। और जो ऐसा समाज रहेगा वो प्री मॉडर्न समाज रहेगा, वो बहुत पिछड़ा समाज रहेगा। उसमें टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी और मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहेगी, वातावरण बहुत शुद्ध नहीं रहेगा, बहुत आर्द्रता रहेगी, बैक्टीरिया रहेंगे और प्रदूषित वातावरण रहेगा, जिससे बीमारियां ज़्यादा हो और बर्थ रेट बढ़े। और लोग इतने डेवलप नहीं रहेंगे कि वो जिससे वातावरण ऐसा रहेगा कि उनका डेथ रेट बढ़ता रहेगा और वो इतने सक्षम नहीं रहेंगे कि वो डेथ रेट को रोकें। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी और वो इतने बुद्धिजीवी नहीं रहेंगे कि वो अपना बर्थ रेट कंट्रोल कर सकें। तो ऐसे समाज में जो ऐसा समाज रहेगा उसे फर्स्ट स्टेज में रखा है इन्होंने, जहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट रहेगा। दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज है कि बर्थ रेट तो वही रहेगा, हाई बर्थ रेट ही रहेगा, उच्च जन्म दर रहेगा, लेकिन जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो कम हो जाएगा। मृत्यु दर कम हो जाएगा क्योंकि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेंगी और जिससे वो डेथ रेट को कम करेंगे। इसमें मेडिकल फैसिलिटी आ जाएगी तो डेथ रेट को कम कर लेंगे। और दूसरा जो ये सेकंड स्टेज है, तो इसमें अगर बर्थ रेट हाई रहेगा और डेथ रेट लो रहेगा तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, रैपिडली ग्रोथ होगा जनसंख्या का, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति आएगी। दूसरे स्टेज में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आएगी। अगर एग्ज़ाम में आता है कि जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत के किस स्टेज में जनसंख्या विस्फोट होता है, तो दूसरे स्टेज में जनसंख्या विस्फोट होता है। तीसरा स्टेज क्या होता है? तीसरे स्टेज में
जो बर्थ रेट है ये भी ह्रासमान हो जाता है, डिक्लाइन होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ह्रासमान जन्म दर होगा और डेथ रेट जो होगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि अब देखिए लो हो चुका था सेकेंड स्टेज में और इसमें भी स्टेबल रहेगा। और चौथे स्टेज में क्या कहा है इन्होंने, चौथे स्टेज में इन्होंने कहा कि जो बर्थ रेट है अब वो भी कम हो जाएगी। तीसरे में धीरे धीरे ह्रासमान हो रही थी, अब चौथे में कम हो जाएगी। देखिए लो बर्थ रेट हो जाएगा, कम हो जाएगी जन्म दर और मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। तो जनसंख्या जो सेकेंड स्टेज में जो देख रहे थे हम कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, वो फोर्थ स्टेज में बहुत ही कम हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। पहले में भी देखिए जनसंख्या स्टेबल हो रही थी, लेकिन ये हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। और फोर्थ में भी जनसंख्या स्टेबल होगी, क्योंकि लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट रहेगा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो इसमें भी जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, नियत हो जाएगी, जनसंख्या नियत हो जाएगी। और पहले में भी देखिए जनसंख्या नियत हो रही है। और इसमें विकसित देश आएंगे, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूरोप के कुछ देश, तो इसमें विकसित देश आएंगे। और फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज में फिफ्थ स्टेज, ये पाँचवा स्टेज है, ये पाँचवा स्टेज है। पाँचवें स्टेज में क्या होगा कि वेरी लो बर्थ रेट हो जाएगा, कि जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और जो डेथ रेट है वो भी लो रहेगा, और जन्म दर भी बहुत लो हो जाएगा, वेरी लो, कि जनसंख्या माइनस में हो जाएगी। जैसे यूरोप के इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं, यूरोप के कुछ देश जैसे बुल्गारिया है, बुल्गारिया का जो जनसंख्या है, उनकी जो जनसंख्या वृद्धि है वो -6.7% की रेट से घट रही है। तो उनका जो जनांकीय संक्रमण की वो 5वें स्टेज में है, बुल्गारिया है। लाटविया का -4.7 है, -4.7% है। हंगरी और रोमानिया का दोनों बराबर है, -3.8% है। लिथुनिया, ग्रीस और क्रोएशिया का तीनों का ही -3.9% है। और इटली का भी -3.6% है, -3.6% है। तो ये यूरोप के ऐसे देश हैं जो जनांकीय संक्रमण के 5वें स्टेज में है, जो जनसंख्या निगेटिव में जिनकी जा रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नागालैंड ऐसा है जिनकी जनसंख्या निगेटिव में जा रही है। आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो उनकी जनसंख्या नागालैंड की निगेटिव में जा रही है, तो वो 5वें स्टेज में है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 5 स्टेज है, थॉमसन और नोटोस्टीन द्वारा दिया गया है, जिसमें देखिए 5 स्टेज दिया गया है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा और 5वां। इसमें ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है। तो देखिए पहले स्टेज में हाई बर्थ रेट है, और हाई डेथ रेट है। जनसंख्या देखिए स्टेबल या फिर लो इंक्रीज, देखिए लिखा हुआ है, जनसंख्या स्टेबल रहेगी या फिर स्लो इंक्रीज रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगी या फिर स्टेबल रहेगा। दूसरे में क्या है कि उनका बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट बहुत फॉल्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से घटेगा, जो उनका मृत्यु दर है वो बहुत तेज़ी से घटेगा। तो वेरी रैपिडली इंक्रीज़ होगी जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाएगी। और तीसरे स्टेज में क्या होगा, देखिए बर्थ रेट यहाँ है, बर्थ रेट के लाइन में लिखा गया कि फॉलिंग, मतलब कि जन्म दर भी गिरेगा और मृत्यु दर वो भी गिरेगा। तो जनसंख्या बहुत स्लो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि मृत्यु दर पहले से ही लो हो गया था और अब इसमें जन्म दर भी लो हो रहा है तीसरे स्टेज में, तो बहुत स्लो जनसंख्या बढ़ेगी। और चौथे स्टेज में क्या है कि बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, तो ये भी स्टेबल जनसंख्या रहेगी, या फिर धीरे धीरे गिरती, फॉलिंग एंड देन स्टेबल जनसंख्या, धीरे धीरे फॉल होगा और फिर स्टेबल हो जाएगी जनसंख्या। और ये 5वें स्टेज में देखिए राइजिंग अगेन, वेरी लो डेथ रेट होगा, वेरी लो बर्थ रेट होगा, तो जनसंख्या निगेटिव में चली जाएगी 5वें में। तो ये इनका दिया गया है, थॉमसन नोटेस्टिन का ये इन्होंने इस तरीके का कर्व दिया इन्होंने कि ये देखिए डेथ रेट है, ये डेथ रेट का कर्व है और ये बर्थ रेट का कर्व है।
ये पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने का कर्व है, ये पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने का कर्व, ये टोटल पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि दर है, और ये डेथ रेट है, और ये बर्थ रेट है। चलिए अगले सिद्धांत पे आते हैं हम। चलिए अब हम प्रवास संबंधी सिद्धांत देखते हैं। प्रवास संबंधी सिद्धांत, तो इसमें सबसे पहले जेलेंस्की का है, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत दिया है। जेलेंस्की डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है कि गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है, तो जेलेंस्की ने दिया है। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की का है, और इन्होंने 5 स्टेज में दिया है, इन्होंने 5 स्टेज में दिया है। और इनका जो सिद्धांत है वो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थी, जो अभी हमने पढ़ा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन और नोटेस्टिन का, उसी पर आधारित है। जैसे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत 5 स्टेज में था, उसी प्रकार इनका भी गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत भी 5 स्टेज में है, और उसी के जैसा ही है। तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत देख चुके हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं पहला स्टेज क्या है। पहला स्टेज है प्री मॉडर्न ट्रांजिशन सोसाइटी। जो परंपरागत समाज होगा, इन्होंने कहा कि पहले प्री मॉडर्न ट्रांजिशन ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, परंपरागत समाज होगा, पूर्व आधुनिक परंपरागत समाज। इसमें जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत था, जिसकी बर्थ रेट हाई था, पहला स्टेज जिसमें बर्थ रेट हाई और डेथ रेट भी हाई, उसको आधार मान के इन्होंने कहा कि ऐसा समाज जो बहुत परंपरागत होगा और एक ही गांव में रहेंगे या फिर अपने गांव से बाहर नहीं निकलेंगे, वहाँ पे प्रवास बहुत अत्यल्प होगा, यहाँ पे प्रवास नहीं होगा। चूँकि इनका प्रवास संबंधी सिद्धांत है, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को आधार बना के इन्होंने प्रवास के बारे में बताया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेज में प्रवास बहुत कम होगा, लोग अपने गांव में ही रहेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से रहेंगे, और दूसरे जगह बहुत रेयर जाएंगे, बहुत कम ही जाएंगे दूसरे जगह। और दूसरा स्टेज इन्होंने दिया है कि ईयरली ट्रांजिशन सोसाइटी होगी। ईयरली ट्रांजिशन सोसाइटी होगी जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था की जैसे होगा, कि इसमें जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो जन्म दर है वो उच्च रहेगा, हाई रहेगा, बर्थ रेट, और लो डेथ रेट रहेगा। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होगी, और जिससे कि संसाधन और भूमि पर दबाव पड़ेगा, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के प्रवास के लिए प्रेरित होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इसमें तीव्र हो जाता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तीव्र हो जाता है। और जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में ऐसे प्रवास देखे गए जो जेलेंस्की की गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेज की प्रवास है। तो उसमें 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच यूरोप में ऐसे प्रवास हुए, और अमेरिका के जो आंतरिक प्रवास है वो हुए सेकेंड स्टेज में। इनका एग्जाम्पल अगर इन्होंने दिया एग्जाम्पल अमेरिका के आंतरिक प्रवास को, सेकंड स्टेज का एग्जाम्पल दिया इन्होंने। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बहुत तीव्र होंगे, और चूँकि जनसंख्या विस्फोट होगा तो लोग रहने की भी प्रॉब्लम होगी, और भूमि पर दबाव पड़ेगा, कृषि क्षेत्र पे दबाव पड़ेगा, संसाधन पे दबाव पड़ेगा, तो लोग प्रवास करेंगे। तीसरा स्टेज देखते हैं। तीसरे स्टेज में क्या कहा कि ये लेट ट्रांजिशन सोसाइटी है। पहले ईयरली ट्रांजिशन सोसाइटी थी, अब लेट ट्रांजिशन सोसाइटी है। तीसरे स्टेज का इन्होंने नाम दिया लेट ट्रांजिशन सोसाइटी। इसमें इन्होंने कहा कि अब बर्थ रेट धीरे धीरे कम होने लगेगा, ह्रासमान जन्म दर रहेगा, और स्टेबल बर्थ रेट रहेगा, स्थिर मृत्यु दर रहेगा, जैसा कि थॉमसन और नोटेस्टिन ने बताया था। तीसरे स्टेज में इसमें भी प्रवास होंगे, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे ही बढ़ेगी। और इसमें द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय आ जाएंगे धीरे धीरे। अब समाज धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है, तो इसमें द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के भी व्यवसाय आ जाएंगे। कृषि के अलावा लोग और भी काम करेंगे, विनिर्माण और उद्योग ये सब भी स्थापित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इसमें कम हो जाएगा, लोग अपने ही देश में अब चीज़ें बनाने लगेंगे, व्यवसाय उद्योग स्थापित होंगे, तो लोगों को अपने देश में काम मिलेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कम होंगे। लेकिन अंतः नगरीय प्रवास और ग्रामीण से नगरीय प्रवास बढ़ेंगे, चूँकि अब इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग उद्योग स्थापित कर रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है,
तो जो गांव से नगर की तरफ लोगों का प्रवास है वो बढ़ जाएगा। रोजगार के लिए गांव के लोग अब नगर में धीरे धीरे प्रवास करेंगे, और एक नगर के जो लोग हैं वो दूसरे नगर में भी रोजगार के लिए प्रवास करेंगे। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कम हो जाता है, क्योंकि अब देश में भी विकास होने लगेगा तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कम हो जाता है। लेकिन इसमें अंतःनगरीय प्रवास तथा ग्रामीण से नगरीय प्रवास बढ़ जाता है। चौथा स्टेज देखें हम। चौथा स्टेज तो अब एडवांस सोसाइटी आ गई है। एडवांस सोसाइटी है ये चौथा स्टेज, जिनका एडवांस सोसाइटी है। अब इसमें बर्थ रेट भी बहुत लो होगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आ गई है और लोगों का बौद्धिक विकास हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब लो बर्थ रेट भी होगा और लो डेथ रेट भी होगा। जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी इसमें, और मृत्यु दर और जन्म दर लगभग समान हो जाएंगे। जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि अल्पतम हो जाएगी। और लोग अब क्या करेंगे कि इनका जो प्रवास है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कम हो जाएगा और ग्रामीण से नगरीय प्रवास भी नगण्य हो जाएगा। ग्रामीण से नगरीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास नगण्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तो काफ़ी हद तक तीसरे स्टेज में ही कम हो गया था, अब इस स्टेज में नगण्य हो जाएगा। चौथे स्टेज में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तथा ग्रामीण नगरीय प्रवास नगण्य हो जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। अब हर जगह रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, तो गांव में भी अब रोजगार मिलेगा, तो ग्रामीण नगरीय प्रवास भी नगण्य हो जाएगा। लेकिन जो इंट्रा अर्बन और इंटर अर्बन प्रवास है वो अधिकतम रहेगा। मतलब नगर में ही एक ही नगर में एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे। और इंटर अर्बन मतलब एक शहर से, एक नगर से दूसरे नगर की तरफ लोग जाएंगे। अपने जैसे कि एक शहर में काम कर रहे हैं, उन्हें दूसरे शहर में जाना है, तो कभी लोग रहने की सुविधा के लिए जाते हैं कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इस शहर में ज़्यादा सुविधाजनक है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं, या फिर जॉब के लिए भी जाते हैं। और एक शहर में रहते हुए भी वो अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तो ये इंट्रा अर्बन है। तो इस तरीके के प्रवास होंगे। और यह नगरीय विकास वर्तमान की अवस्था, जैसे वर्तमान में है तो ये नगरीय विकास वर्तमान अवस्था में होगा। तो वर्तमान में ये जेलेंस्की के अनुसार चौथा स्टेज चल रहा है, जिसमें एडवांस सोसाइटी है। चौथा स्टेज चल रहा है। पांचवें स्टेज की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो पांचवा स्टेज है ये फ्यूचर सुपर एडवांस सोसाइटी है। ये फ्यूचर में ऐसा होगा कि सुपर एडवांस सोसाइटी हो जाएगी, जिसमें वेरी लो बर्थ रेट हो जाएगा और डेथ रेट भी लो हो जाएगा, जिसमें थॉमसन मोटेस्टी ने बताया कि जनसंख्या का ह्रास होने लगा, जनसंख्या माइनस में चली जाएगी, निगेटिव जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में हो जाएगी। तो ये पांचवा स्टेज है जेलेंस्की का, कि इन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर सुपर एडवांस सोसाइटी होगी। और इसमें क्या होगा कि इसमें भविष्य में ये संभव हो सकती है, अभी नहीं है, क्योंकि अभी इनके अनुसार जो वर्तमान विश्व है वो गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत के अनुसार चौथे स्टेज में विश्व है, एडवांस सोसाइटी के स्टेज में है। इसमें जनसंख्या ह्रास की स्थिति होगी। जैसे देखिए नागालैंड, भारत में नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में हो गई है, ऋणात्मक हो गई है। बुल्गारिया की देखिए ऋणात्मक हो गई है। लाटविया की, हंगरी तथा रोमानिया की -3.8% है। लिथुआनिया, ग्रीस तथा क्रोएशिया तीनों की -3.9% है। इटली की -3.6% है। और इसमें इंट्रा तथा इंटर अर्बन माइग्रेशन चरम पर होंगे, अन्य प्रवास नगण्य होंगे। इस प्रकार की स्टेज में अब हम प्रवास संबंधी दूसरे नियम को देखेंगे। ये प्रवास संबंधी पहला नियम था जेलेंस्की का था। जेलेंस्की ने गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत दिया है। दूसरा जनसंख्या का दूसरा सिद्धांत रेवेनस्टीन का देखेंगे। अब हम रेवेनस्टीन का प्रवास संबंधी नियम, इनके सिद्धांत का कोई नाम नहीं है, इनके सिद्धांत का यही नाम है। रेवेनस्टीन ने दिया प्रवास नियम, तो इनके सिद्धांत का भी यही नाम है, रेवेनस्टीन का प्रवास संबंधी नियम। और इन्होंने दिया है ये 1889 में
1889 में दिया है, और कहीं कहीं मिलता है किसी किसी बुक में कि 1885 से 1889 के बीच दिया है इन्होंने। तो आप दोनों डेट याद रखेंगे। इनके 7 प्रिंसिपल्स है, 7 नियम दिया, 7 प्रिंसिपल्स या 7 लॉज, नियम, 7 नियम दिया इन्होंने। और इन्होंने जो अपने नियम दिए हैं वो ब्रिटेन के प्रवास को ध्यान में रख के दिया है। ये इन्होंने ब्रिटेन के प्रवास को ध्यान में रख के दिया है। इनका जो पहला नियम है वह है कि प्रवास और दूरी में विपरीत संबंध होता है। प्रवास और दूरी में विपरीत संबंध होता है। प्रवास हमेशा कम दूरी के लिए की जाती है। इन्होंने ऐसा कहा कि प्रवास कम दूरी के लिए की जाएगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर प्रवास भी कम होगा। लोग ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करेंगे, पास में ही लोग प्रवास करेंगे। इतने दूर जाना लोग पसंद नहीं करेंगे, पास में प्रवास करेंगे। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रवास घटेगा। इनका पहला नियम है। दूसरा नियम इनका है कि अवस्था में प्रवास। इसमें इन्होंने क्या कहा कि गांव के लोग जब शहर में जाएंगे तो उस गांव में जो खाली स्थान हो गया है उस खाली स्थान को भरने के लिए दूर के प्रवासी, दूसरे गांव के या फिर दूसरे शहर के, ऐसे दूर के प्रवासी आएंगे इस गांव में उस रिक्तियों को भरने के लिए। तो ये इनका दूसरा नियम है। तीसरा नियम इन्होंने दिया है कि धारा प्रतिधारा, ड्रिफ्ट और काउंटर ड्रिफ्ट का नियम दिया है इन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रवास की जो मुख्य धारा होती है कि कुछ लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उन्हें पूरा करने के लिए दूसरी जगह के लोग उस स्थान को भरने के लिए, जैसा कि इन्होंने दूसरे में ही बता दिया था कि उस स्थान को भरने के लिए फिर से वहाँ पे दूसरे लोग आएंगे। तो एक धारा, इसको धारा कहेंगे, जो मूल स्थान से जो दूसरी जगह लोग जा रहे हैं इसको धारा कहेंगे, और उसको पूर्ति के लिए जो अन्य स्थान से लोग आएंगे उसे प्रतिधारा कहेंगे। तो ये इनका तीसरा नियम है। चौथा नियम इन्होंने दिया है ग्रामीण नगरीय विभेद। इन्होंने कहा इसमें कि जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय निवासियों में प्रवास की भावना कम होती है। ग्रामीण लोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्रवास करते हैं, और ग्रामीण के लोग करेंगे ही, इन्हें रोज़गार चाहिए होता है, अच्छी स्थिति रोज़गार के लिए लोग गांव से शहर जाते हैं, और शहर में तो पहले से ही रोज़गार रहता है तो शहर के लोग वहीं अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय निवासियों में प्रवास की भावना कम होती है। ये इन्होंने अपने चौथे नियम में कहा। पाँचवें नियम में इन्होंने कहा कि स्त्रियों की बहुलता होती है, प्रवास में स्त्रियों की बहुलता होती है, और जो स्त्रियां होती हैं वो लघु दूरी का प्रवास करती हैं। लघु दूरी के प्रवास में स्त्रियों की बहुलता होती है। जैसे विवाह के उपरांत एक गांव से दूसरे गांव में स्त्रियों का प्रवास होता है, तो ये छोटी दूरी का प्रवास होता है। शहर में भी अगर स्त्रियों का विवाह होता है तो शहर में एक ही शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह स्त्रियों का प्रवास हो जाता है, इंट्रा अर्बन प्रवास। तो जो लघु दूरियों का प्रवास होता है उसमें स्त्रियों की बहुलता होती है। ये इन्होंने अपने 5वें नियम में कहा है। छठे नियम में इन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी और प्रगति, कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लोगों का प्रवास भी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी और प्रवास का सीधा संबंध होता है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रवास भी बढ़ेगा, इसका सीधा संबंध होता है। और इन्होंने अपने 7वें नियम में कहा है कि आर्थिक उद्देश्य की प्रमुखता होती है, कि लोग जो प्रवास करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक होता है। लोग रोज़गार के लिए, पैसे कमाने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रवास करते हैं। ये इन्होंने 7 नियम दिए हैं। रेवेंस्टीन का प्रवास संबंधी ये नियम थे, ये इन्होंने 7 नियम दिए हैं। अगला देखते हैं हम तीसरा सिद्धांत, प्रवास संबंधी जो तीसरा सिद्धांत है वो पुश और पुल थ्योरी है, ली का। इन्होंने कहा कि एक तो होगा ए निवास स्थान, मूल स्थान, हम इसको मान लेते हैं ए मूल स्थान है, ये बी है गंतव्य स्थान। और जो मूल स्थान है इसमें कुछ पुश करने वाले कारक होंगे, कुछ ढकेलने वाले कारक होंगे कि यहाँ से प्रवास कर लेना चाहिए, और कुछ वहाँ रहने वाले कारक होंगे। तो जो पॉजिटिव कारक हैं वो प्लस, कुछ पॉजिटिव कारक होंगे प्लस देखिए इसमें बना हुआ, और कुछ निगेटिव कारक होंगे जो वहाँ से पुल करेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करना चाहिए। और जो गंतव्य स्थान है
वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव कारक होंगे और कुछ निगेटिव कारक होंगे, लेकिन जो मूल स्थान है उसमें निगेटिव कारक ज़्यादा होंगे जिसे प्रवास लोग करें, और जो गंतव्य स्थान है उसमें पुल कारक ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव कारक ज़्यादा होंगे कि लोग वहाँ आके निवास करें, वहाँ पे आप्रवासन हो। तो जैसे देखिए इन्होंने पुश फैक्टर क्या क्या बताया कि वहाँ से जो निगेटिव कारक हैं, जो ढकेलती है कि यहाँ से प्रवास किया जाए, लोगों को जो ढकेलती है कि यहाँ से प्रवास कर लिया जाए, वो कारक हैं कि गरीबी हो, रोज़गार ना हो, वहाँ पे गरीबी हो। पॉलिटिकल कारक भी हो सकते हैं कि राजनीतिक अशांति हो और लोग रहना ना चाह रहे हों, जैसे हत्याएं बढ़ रही हों, क्राइम बढ़ रहे हों, और राजनीतिक अशांति हो कि लोग वहाँ रहना ना चाह रहे हों, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हों और मानवीय आपदाएं हो कि वहाँ पे हड़ताल हो, दंगा हो। तो ये सब पुश फैक्टर हैं। और पुल फैक्टर क्या है कि जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, कि गंतव्य स्थान लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं कि यहाँ पे निवास करना चाहिए। तो वो इकोनॉमिकली हो सकती है, आर्थिक कारक हो सकते हैं कि वहाँ पे अच्छी जॉब होगी, अच्छे अवसर होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और वहाँ संसाधन ज़्यादा होंगे, और आवास वहाँ का अच्छा होगा, पॉलिटिकल शांति होगी वहाँ पे, और प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगी, मानवीय आपदाएं नहीं होंगी। तो ये कारक हैं। ये सिद्धांत दिया है ली ने। ली का पुश और पुल थ्योरी ली द्वारा दिया गया है, और ये उन्होंने दो तरीके के फैक्टर बताए, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। अगला सिद्धांत देखें, हम जल्दी सिद्धांत को ख़त्म करेंगे। अगला सिद्धांत देखें हम, तो अगला सिद्धांत है गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल, ग्रेविटी मॉडल या फिर लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटी, फुटकर व्यापार संबंधी नियम, फुटकर गुरुत्व संबंधी नियम, फुटकर गुरुत्व संबंधी नियम या फिर गुरुत्व सिद्धांत या गुरुत्व मॉडल। ये 1929 में रैली द्वारा दिया गया है। गुरुत्व मॉडल रैली द्वारा दिया गया है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रिटेल ग्रेविटी है, आर से रिटेल, आर से रैली, रिटेल ग्रेविटी मॉडल है, तो इसे रैली ने दिया है 1929 में। इन्होंने जो अपना सूत्र प्रतिपादित किया वो प्रवास सूचकांक m है, प्रवास सूचकांक m = k p1 p2 अपॉन d स्क्वायर, जिसमें जो k है ये कांस्टेंट है, नियतांक है, और जो p1 है ये मूल स्थान है, p1 मूल स्थान है जहाँ से लोग जाएंगे, जहाँ से लोग उत्प्रवास करेंगे, और p2 ये गंतव्य स्थान है जहाँ लोग आप्रवास करेंगे। और d स्क्वायर क्या है, d है डिस्टेंस, बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है d, और इसका स्क्वायर इन्होंने बताया। इन्होंने जो अपना नियम दिया वो दिया k p1 p2 अपॉन d स्क्वायर। आगे देखते हैं पांचवा सिद्धांत, प्रवास संबंधी पांचवा सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत। न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत जेके जिफ ने दिया है। जिफ का भी नाम देखिए कितना छोटा सा, न्यूनतम सा नाम है, और इन्होंने न्यूनतम प्रवास सिद्धांत दिया है। तो आप ऐसे याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट दिया है, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया है, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया है इन्होंने 1940 में दिया है। इन्होंने 1940 में जीके जिफ ने ये सिद्धांत दिया, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। और इन्होंने क्या सूत्र दिया, इन्होंने दिया m = k p1 p2 अपॉन d, p1 p2 अपॉन d। और इसके पहले जो रैली थी उन्होंने दिया था p1 p2 अपॉन d स्क्वायर, इन्होंने स्क्वायर किया था, लेकिन इनका स्क्वायर नहीं है। इन्होंने m = k p1 p2 अपॉन d, ये जिफ ने सूत्र प्रतिपादित किया। अगला सिद्धांत हम देखते हैं, छठा सिद्धांत है मध्यवर्ती अवसर मॉडल, मध्यवर्ती अवसर मॉडल, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश को देवनागरी लिपि में भी लिख के आजकल एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे। तो मध्यवर्ती अवसर का मॉडल 1940 में देखिए जेके जिफ ने भी दिया, और 1940 में
स्टोफर ने दिया मध्यवर्ती अवसर मॉडल, स्टोफर ने दिया मध्यवर्ती अवसर मॉडल। और इनका सिद्धांत क्या है और इनका सूत्र क्या है, y=k डेल्टा x अपॉन x। और y है प्रवासियों की मात्रा कि कितने लोग प्रवास करेंगे, और डेल्टा x है कि गंतव्य स्थान पे अवसर, इनका है मध्यवर्ती अवसर मॉडल, इनका अवसर का मॉडल है। तो डेल्टा y है कि जहाँ पे जा रहे हैं, ये जो b स्थान है, गंतव्य स्थान है जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ का वहाँ कितना अवसर है, वहाँ के अवसर की मात्रा है। और जो x है वह है मूल स्थान व गंतव्य स्थान के मध्य अवसर की मात्रा। जो x है वह है मूल स्थान और गंतव्य स्थान के मध्य अवसर की मात्रा। फिर बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत को पुनः संशोधित किया। जो 1940 में मध्यवर्ती अवसर का मॉडल था उसे इन्होंने संशोधित करके 1960 में इसे संशोधित करके प्रतियोगी प्रवासी मॉडल दिया। इन्होंने प्रतियोगी प्रवासी मॉडल दिया। मध्यवर्ती अवसर का सिद्धांत उसकी जगह पे 1960 में प्रतियोगी प्रवासी मॉडल दिया इन्होंने। और इन्होंने एक नए सूत्र का प्रतिपादन किया, y=k x0 x1 अपॉन xb xc। ये इन्होंने नया सूत्र प्रतिपादित किया। अब छठा नियम, प्रवास संबंधी छठा नियम। प्रवास संबंधी जो छठा नियम है ये व्यवहार परक मॉडल है और इसे जे वोल्पर्ट ने दिया है। जे वोल्पर्ट ने 1975 में व्यवहार परक मॉडल दिया। इन्होंने बताया कि प्रवास हमेशा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, मानव के व्यवहार पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रवास सिर्फ हमेशा रोजगार के लिए होगा या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होगा, या फिर जैसे कि रेवेंस्टीन ने कहा कि प्रवास आर्थिक उद्देश्य की प्रमुखता के लिए प्रवास होता है। रेवेंस्टीन का जो 7वां नियम था उसमें उन्होंने कहा था कि आर्थिक उद्देश्य की प्रमुखता के लिए होता है। व्यवहार परक में वोल्पर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, कभी कभी मनुष्य जो प्रवास करता है वो उनके व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने अभिरुचि के लिए भी प्रवास कर सकता है, कि लोगों की इच्छा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं। जैसे अब ठंडियों में लोग बर्फ़बारी देखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं, गर्मियों में लोग प्रवास करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि वो अपनी अभिरुचि के लिए भी प्रवास करते हैं। कभी कोई जगह पसंद आई तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके बसने लगते हैं। तो वो लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है और उनकी आवश्यकता और दृष्टिकोण हो सकता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। ये उनकी अपनी विचारधारा भी हो सकती है, हमेशा ज़रूरत नहीं होता है। व्यवहार परक मॉडल में वोल्पर्ट ने ऐसा बताया। तो ये मॉडल के 6 सिद्धांत, प्रवास संबंधी 6 मॉडल थे। और आगे हम देखेंगे, ये प्रवास संबंधी 6 मॉडल हो गए। आगे हम जनसंख्या सिद्धांत पे देखेंगे। जनसंख्या का जो सिद्धांत है, जो सिलेबस में देखिए दिया गया है, इसमें हम लोगों ने जनसंख्या संसाधन प्रदेश कर लिया है, एकरमैन का कर लिया, प्रवास संबंध जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत कर लिया, प्रवास संबंधी सिद्धांत कर लिया। अब बच्चा है माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। हम अगले वीडियो में देखेंगे, सिर्फ माल्थस ही नहीं देखेंगे, उससे संबंधी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत हम सैडलर का भी देखेंगे, डबल डे का देखेंगे, कैस्ट्रो का देखेंगे, हेनरी जॉर्ज का देखेंगे, ड्यूमा का देखेंगे और माल्थस का देखेंगे। और इनके जो आलोचक हैं सैडलर और रिकार्डो, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम जितने भी मॉडल्स पढ़ाएं इन पे हम MCQ भी करा देंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे, इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्ज़ाम के लिए तो और भी अच्छा रहेगा।